नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। ठीक बात है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली जो रिसेंटली क्लासेस हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हमने धन के दोहन के बारे में बात करा था। धन के दोहन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो इन लोगों ने उपयोग किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की थी। उसके पश्चात हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स नीतियों के कारण भारत में अकाल की स्थिति कैसे हुई और अकाल का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। देन उसके पश्चात हमने ये भी जानकारी इकट्ठा की थी कि ब्रिटिशर्स ने कुछ आयोगों का गठन किया था अकाल के दौरान। आयोगों ने कुछ सारे सुझाव दिए थे जिनमें से एक आधा इन लोगों ने अप्लाई भी किया था, जिसमें केवल अप्लाई ऊपर के ही मन से था, यानी कि 100% इन लोगों ने प्रयास करने की कोशिश नहीं की थी। ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद आपको याद होगा हमने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों के बारे में जिक्र किया था। वो सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास किए थे और इसी बिहाफ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो थोड़ा सा आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटेन के संसद द्वारा पारित पहला कानून था। ये ऐसा कानून था जो कि बनाया गया था ब्रिटिशर्स जो सरकार थी और कंपनी के संबंधों को दर्शाने के लिए, यानी कि एक तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी पर नियंत्रण करने के प्रयास हेतु इस कानून को उसने लागू किया था। आपको ध्यान होगा 1773 का जो एक्ट था उसमें कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ था। अब आप लोग बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कंपनी थी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रोपराइटर कहाँ होते थे? ब्रिटेन में। प्रोपराइटर ही सेलेक्ट करते थे किसको? प्रोपराइटर मतलब मालिक, एक तरह से बहुत सारे शेयर होल्डर जो निवेश किए हैं कंपनी में, जिनका हिस्सेदारी है कंपनी में, ठीक बात है, वो लोग कहलाते थे प्रोपराइटर। प्रोपराइटर किसको सेलेक्ट करते थे कंपनी चलाने के लिए? किसको रखते थे? डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर्स लोग अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ, यानी कि प्रोपराइटर के बाद प्रोपराइटर जिसको सेलेक्ट करते हैं उनके गठन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ था आपको बताया जा चुका है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा निगरानी में लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक बात समझने लायक है कि ये जो कंपनी के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विरोधी थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं हो पाया ये कानून आने के पश्चात भी। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग क्यों एक्ट आया था? इसलिए आया था ताकि कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया जा सके, लेकिन उस हिसाब से ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए 1773 का जो एक्ट था जल्द ही बेकार सिद्ध हुआ और उसके पश्चात हमें दूसरा एक्ट लाने की आवश्यकता महसूस हुई। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बात आप लोग समझेंगे, 1784 के पहले 1781 का एक्ट आता है, लेकिन जो 1781 का एक्ट होता है उसमें केवल एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित होता है जिसमें उच्च न्यायालय से संबंधित सीमाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो मेन हम लोग को पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इससे जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके बाद भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। ठीक बात है। अब इन लोगों में ये डिसाइड किया गया, जब ये एक्ट आया तो ये डिसाइड किया गया, एक्ट में ऐसा कुछ शामिल था कि भारतीय मामलों की देख रेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए। इन सब चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको लिखने में या अन्य कोई चीज़ अगर जो आगे का समझना होगा तो उसमें परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो आप लोग ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो कंपनी के मालिक होते थे उनको प्रोपराइटर कहा जाता था। नंबर 1 बात ये आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद से ये जो प्रोपराइटर होते थे वो किसको सेलेक्ट करते थे? डायरेक्टर्स को। ये भी बात आपको एकदम दिमाग में रखना है। देन उसके पश्चात जो डायरेक्टर होते थे वो किसको सेलेक्ट करते थे? जो अन्य कर्मचारी होते थे या अधिकारी होते थे उनको सेलेक्ट करते थे डायरेक्टर। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि प्रोपराइटर कौन, डायरेक्टर कौन, अधिकारी कौन, कर्मचारी कौन। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रख के
चलनी है, क्योंकि बीच बीच में इन लोगों का नाम आएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप अपने माइंड में ये सारी बातें क्लियर करके रखेंगे। ठीक बात है। तो एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उससे जो ब्रिटिश सरकार थी वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुई। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था, सबसे पहली बात कि ये जो एक्ट का सिलसिला था, कानून का सिलसिला था, वो लागू क्यों हुआ, आपको बताया जा चुका है। लागू इसलिए हुआ था कि यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, काफ़ी मात्रा में यहाँ से पूंजी लेके जाते थे, धन लेके जाते थे, जो कि ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग होते थे, ठीक बात है, जो व्यापारी होते थे, उद्योगपति होते थे, उनकी नज़र में ये गढ़ चुके थे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं भारत से, और भारत का काफ़ी अधिक मात्रा में शोषण कर रहे हैं, और इनके एकाधिकार की वजह से वो लोग परेशान थे, जिस कारण उन लोगों ने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला और ब्रिटिश सरकार को ऐसे नियम लाने की आवश्यकता पड़ी जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी कर सके। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं ना? ठीक बात है। तो हम लोग चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। तो पिट्स इंडिया एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, ठीक बात है, जिससे ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार को पिट्स इंडिया एक्ट लाने की आवश्यकता महसूस हुई और उसमें कुछ ऐसे सुधार किए गए जिससे काफ़ी अधिक मात्रा में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल हुई। ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक बात है। तो हम लोग ध्यान देंगे पिट्स इंडिया जो एक्ट था उसमें ये प्रावधान थे कि 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उसके अनुसार, ठीक है, जिसका नाम पड़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बात आप लोग ये चीज़ें याद करके रखेंगे, ये जो सारी कीवर्ड्स हैं वो बार बार इस्तेमाल होंगी और आप लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे अगर जो आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो जो 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे, ठीक है। और जो डायरेक्टर होते थे जिनकी नियुक्ति प्रोपराइटर के द्वारा होती थी उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। समझ में आ रही है आपको बात ना? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बात समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये जो 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे जिन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था उसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते थे। जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो आपको कैबिनेट मंत्री के बारे में भी बताया जाएगा, तो आप लोग इसके लिए चिंतित नहीं होंगे, ठीक बात है। तो ये जो 6 कमिश्नर थे इनमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके पश्चात ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और भारत सरकार के कार्यों का, बात आप लोग ध्यान देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन और संचालन इसी को करना था। यानी कि भारतीय जो प्रशासन था और भारत में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका संचालन किसके द्वारा किया जाना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, जो कि 6 कमिश्नर होते थे जिनमें 2 मंत्री शामिल होते थे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि ये जो कानून था इसके द्वारा भारत का जो शासन था, शासन मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब निचले स्तर पर, उस शासन को गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथों में दे दिया गया। यानी कि जो भारत का शासन था निचले स्तर पर उसकी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उसके साथ 3 सदस्य को मिलाकर एक काउंसिल बनाई गई, उसको सौंप दिया गया। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान देंगे कि जो डायरेक्टर्स होते थे उनको सेलेक्ट कौन करता था? प्रोपराइटर यानी कि कंपनी के मालिक, फर्स्ट। देन सेकंड कि 6 कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल होते थे, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। उनका क्या काम था? उनका काम ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और भारत का जो प्रशासन था उसका संचालन कैसे करना है उसकी निगरानी कौन करता था? याद है ना आप लोग को? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक बात है। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये किसकी निगरानी करता था? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो भारत का प्रशासन था उसकी भी निगरानी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी दी गई गवर्नर जनरल को और उसके साथ 3 सदस्य की एक काउंसिल को, 4 लोगों को मिला के काउंसिल बना दी गई। ये सारी चीज़ें आपको शायद से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
अब एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो 4 सदस्य थे एक काउंसिल में, उसमें गवर्नर जनरल को किसी एक सदस्य का अगर जो सपोर्ट मिल जाता था, तो वो जो गवर्नर जनरल होता था वो अपनी बात मनवा लेता था, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास, जो मुंबई प्रेसिडेंसी था और जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, उस दोनों को निर्भर बना दिया गया बंगाल पे। किन किन चीज़ों के लिए? युद्ध के लिए, कूटनीति के लिए और राजस्व के लिए पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। किसको? मद्रास को और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल पर युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। अब एक बात आप लोग समझिएगा, पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई। और आप लोग ध्यान देंगे, अब भारत का जो शासन था उसको इस प्रकार चलाया जाना था जिससे ब्रिटेन के सभी शासक वर्गों के हित पूरे हो सके, क्योंकि ब्रिटेन के सभी शासक जो वर्ग थे उनको परेशानी थी किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार से। तो अब उनके हित के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण किया जाने लगा, रेगुलेट किया जाने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो हम बताने जा रहे हैं कि कंपनी जो थी उसका भारत और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। वैसे पूरे ईस्ट एशिया पे बना था व्यापार करने का एकाधिकार, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत और चीन के साथ एकाधिकार किसका बना रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक बात है। और जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति होती थी, कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, उनको सेवा मुक्त करना होता था, उसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थी, ठीक बात है। एक बात और आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने सामान्य ढांचा निर्धारित कर दिया। सामान्य ढांचा इसने निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार जो थी 1857 तक चलाई गई, ठीक है। ये जो भारतीय सरकार थी ये 1857 तक इसी के ढांचे पे, इसी के ढर्रे पर चलाई जाने लगी, बशर्ते एक बात ध्यान देंगे कि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कम करने हेतु थोड़े बहुत चेंजिंग लाए गए, लेकिन यही ढर्रा 1857 तक चलता चला गया, ठीक बात है। और 1776 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था, आप लोग ध्यान देंगे, 1776 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि भारतीय साम्राज्य की शांति और सुरक्षा और उसके हितों को जो भी प्रभावित करने वाले प्रश्न होंगे उस पर काउंसिल जो होगी, काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल और प्लस 3 सदस्य को मिला के काउंसिल बनी थी ना, तो वो जो काउंसिल होगी उसकी राय ठुकरा सके। यानी कि गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि अगर जो जहाँ कहीं भी भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा और हित की बात आएगी वहाँ पे आप काउंसिल की बातों को ठुकरा सकते हैं, मानने से इनकार कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग अब नोट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे 1781 का एक्ट, 1781 का एक्ट। उसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया। 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय से संबंधित सीमाओं को दूर करने की कोशिश की गई। जैसे भारतीयों के संदर्भ में निर्णय के दौरान स्थानीय कानूनों को भी महत्व दिया जाएगा तथा गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित आदेशों को न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। 1781 में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको भी मेंशन करवाया, लिखवाया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी टॉपिक हमें पढ़ना है तो उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी है। हर एक तरफ से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ और नहीं, ठीक। तो
अब आप सब अगला हेडिंग डालेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आप लोग पहला पॉइंट उसमें लिखेंगे 1773 के अधिनियम के बावजूद 1773 के अधिनियम के बावजूद ब्रिटिश उद्योगपति तथा व्यापारी कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तथा भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। आपको तो पहले से ही पता है कि सबको परेशानी थी, क्योंकि कंपनी का इस क्षेत्र में एकाधिकार था और उसको बड़े बड़े जो उद्योगपति ब्रिटेन के थे वो कंपनी के एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे और बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे व्यापार करना चाह रहे थे। ठीक है, अब आप लोग अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, अभी भी कंपनी के अधिकारियों की समृद्धि चर्चा एवं ईर्ष्या का विषय था। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में 1783 में ब्रिटेन को सर्वाधिक लाभदायक उपनिवेश की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। यानी कि 1783 का ऐसा टाइम था जब ब्रिटेन कई सारे जो उसके लाभदायक उपनिवेश थे उनको स्वतंत्रता की मान्यता देनी पड़ी थी। जैसे कि अमेरिका भी तब तक फ्री हो चुका था, अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश ही था। ठीक है, अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे 1780 के आसपास भारत में भी परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। जैसे एक साथ मराठे निजाम एवं मैसूर से युद्धरत थे। यानी कि अंग्रेज यहाँ पे व्यस्त थे भारत में, क्योंकि मराठे और निजाम और जो मैसूर थे वो इनको संघर्ष दे रहे थे। आगे इसी में आप लोग लिखेंगे और युद्ध में अंग्रेजों को व्यापक क्षति उठानी पड़ी। अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे भारत में भी गवर्नर जनरल परिषद प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्रांस, हॉलैंड जैसे राष्ट्रों ने भी विरोध किया था। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी पृष्ठभूमि में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान, ये हेडिंग है। अब आप लोग इसमें लिखेंगे, इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, ब्रिटेन में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसी में, इसके 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे, विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री तथा 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशानुसार भारत में कंपनी की गतिविधियों का संचालन किया जाना था। आप लोग विशेष तौर पर एक बात ध्यान देंगे, जो सारे ये वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, डायरेक्टर्स का जो वर्ड्स आ रहा है, ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद की जो बात आ रही है,
वो इन सब शब्द का मतलब आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि इसमें होता कौन था और इनके क्षेत्राधिकार क्या होते थे। ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए और इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि जब भी आप पढ़ो तब आपको पता चल जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब क्या है। ठीक बात है। और उनका अधिकार क्षेत्र क्या, ठीक बात है, वो कर क्या सकते थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। जब भी कोई भी चीज़ पढ़ने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले ये जो सारे कीवर्ड्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से दिमाग में उसको रख लेंगे। उसके बाद ही आप आगे काम करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्योंकि बार बार वो चीज़ें आ रही हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या, डायरेक्टर्स हम बोल रहे हैं तो क्या उसका मतलब। ठीक है, डायरेक्टर्स कौन, तो जब बीच में बार बार आ रहा है यानी कि आपके माइंड को क्लियर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक, आप लोग अगला पॉइंट लिखिए, हालांकि व्यापार एवं नियुक्ति पर, हालांकि व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में केंद्रीय स्तर पर, भारत में केंद्रीय स्तर पर प्रशासन का संचालन, प्रशासन का संचालन बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल एवं 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा होगी, एवं 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा होगी। आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, बॉम्बे एवं मद्रास को, बॉम्बे एवं मद्रास को युद्ध, कूटनीति तथा राजस्व के मामले में, राजस्व के मामले में गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया, गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया। आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान, यह प्रावधान भारत में, भारत में साम्राज्य विस्तार ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य नहीं है। अस्पष्ट शब्दों में मतलब स्पष्ट शब्दों में यह था कि ये जो प्रावधान है उसका उद्देश्य यहाँ भारत में ब्रिटिश विस्तार नहीं है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, अगला आप लोग पॉइंट लिखेंगे, 1784 में, 1784 में भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में जो ढांचा बना, जो ढांचा बना वह थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 1858 तक जारी रहा, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 1858 तक जारी रहा। यानी कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया वो निरंतर चलता गया, कब तक, 1858 तक, क्योंकि 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, उसके बाद ही परिवर्तन हुआ था और सीधे तौर पर ब्रिटेन के गवर्नमेंट के अधीन आ गया था भारत का शासन। ठीक बात है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग बेहतर तैयारी करते रहेंगे, उसमें लापरवाही आप लोग नहीं करेंगे। ठीक बात है, बाकी इतने दिनों से वीडियो लेक्चर आपको मिल नहीं पाया क्योंकि छोटा मोटा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेन में थोड़ा सा चोट लग गया था, देन उसी की वजह से डॉक्टर ने मना किया था। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आपको लेक्चर मिलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है और आगे चल के कोशिश की जाएगी जैसे ही हेल्थ इशू ये सही हो जाता है वैसे ही कोशिश की जाएगी कि जितना पीछे का एक आध हफ्ते का जो मिस्टेक हुआ है उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और अभी भी ज़्यादा बोलने के लिए मना ही किया गया है, लेकिन ठीक है फिर भी आप लोग की पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आधा वीडियो तो मैंने तभी बना लिया था जब पहले वाला लास्ट वाला जो लेक्चर था वो जब कंप्लीट किया था उसके दिन तुरंत बाद ही मैंने आधा वीडियो बना लिया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसके बाद ही ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग मतलब ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, किसी और चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। बाकी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए और आप लोग क्वेश्चन एक नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। 1784 का एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर करते चलिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि आप लोग उसको लेकर लापरवाही ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।